हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के मनोहर बुक से यूपी बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग अध्याय 2 तक बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी उसके आगे करते हैं अध्याय 3। ठीक है, जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है, अभी तक हम अध्याय 2 में बच्चों पढ़ रहे थे जो बहुपद, उसमें एक चर होता था, केवल x² + 2x ऐसे करके x जो एक चर वाला होता था समीकरण। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि दो चर ऐसे समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जो कि दो चर का होता है, रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, जैसे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार का होता है बच्चों, y = mx + c, इस रूप का जो है समीकरण होगा। देखिए इसमें एक चर y हो गया और एक चर x हो गया। ठीक है, ये जो है ये रियल नंबर्स यहाँ पे होंगी, ये इसके गुणांक है तो, और ये अचर होगा, एक अचर संख्या होगी। हम लोग आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक समीकरण ही हम लोग ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस रूप का लेंगे जो y = mx + c के रूप का ही होगा। ठीक है, तो आइए लेते हैं। देखिए y = mx + c इस रूप का होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम लोग एक समीकरण लेते हैं बच्चों। देखिए x - y, ठीक है, +1 = 0, या इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, y को इस साइड लेकर जाइए आप, तो x + 1 = y, या y = x + 1। तो ये देखिए सेम इसके जैसा हो गया, y = m, इसका 1 गुणांक है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, और c एक अचर हो गया। ठीक है, अभी इसको रैखिक समीकरण कहते हैं बच्चों, दो चर वाला, क्योंकि इसमें दो चर हो गया। ठीक है, तो क्यों रैखिक समीकरण कहते हैं, आइए हम लोग ग्राफ से इसको समझ लेते हैं। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना बच्चों, तो ये एक रेखा बनाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। चलिए आइए ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, x के किसी भी मान के लिए y का मान फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसको हम लोग ग्राफ पे आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं एक पहले सारिणी x और y के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग x लेते हैं, यहाँ पे बच्चों y लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिए x का मान अगर हम 0 इसमें रखते हैं, x का मान 0, देखिए तो y = x + 1 है, तो y = 0 + 1, ये 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। ठीक है, अभी x का मान हम लोग 1 लेंगे बच्चों। ठीक है, तो x का मान 1 लेंगे, देखिए तो x की जगह ये 1 रखेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, 1 और 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पहले और x का मान 2 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, नॉर्मली तो इसको इसमें रख देंगे, x का मान 2, तो ये y का मान आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि एक रेखा आती है कि नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ें वैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा पॉइंट क्या है, 0 और 1। x पे तो 0 जाना है, y पे 1 पॉइंट जाना है, ये हमारा हो गया बच्चों कौन सा पॉइंट, 0 और 1। ठीक है, ये देखिए 0 और 1, और दूसरा पॉइंट 1 और 2, मतलब x पे 1 पॉइंट जाना है और इस पे 2 पॉइंट जाने हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मैच करेगा, ये हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है 2 और 3। ठीक है, तो इस पे 2 पॉइंट जाना है और इस पे 3, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ पे मिलेगा 2 और 3। ठीक है, तो ये देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। कलर मार्कर का चेंज कर देते हैं जिससे आप लोगों को पता चलता रहे अच्छा। ठीक है, तो ये देखिए एक पॉइंट इसका क्या है बच्चों, ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, अभी इसको मिला देंगे हम लोग तीनों पॉइंट को बच्चों, तो ये एक रेखा, देखिए इसलिए इसको कहते हैं रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक हम बेसिक रैखिक समीकरण बच्चों ले लेते हैं। ठीक है, एक रैखिक समीकरण हम लोग ले लेते हैं जो कि समीकरण ठीक है, देखिए
ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b व c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं। a b व c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ये देखिए, एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आइए हम दो रैखिक समीकरण ले लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म ले लेते हैं बच्चों। जो है पहला लेते हैं हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हमारा हो गया पहला। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हम लोग लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखिए, इसमें 3 कंडीशन है बच्चों, वो आप लोगों को याद रखनी है। ये आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे काम आएगा। तो वो क्या क्या है बच्चों, चलिए आइए पहला कंडीशन देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहला कंडीशन है हमारा बच्चों कि अगर ये दो रेखाएं हैं बच्चों, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इससे दो रेखाएं बनेंगी। अगर वो दोनों रेखाएं, तो अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो बच्चों अगर ये रेखाएं जो है किसी एक बिंदु पर, ये दोनों रेखाएं हमने ली हैं समीकरण 1 और 2, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, अद्वितीय हल होगा, जहाँ इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को कोई दो रेखाएं दे दी गई हैं इस तरीके से, एक रेखा और दो रेखाएं, जिसमें a1/a2 मतलब x का जो है x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात जो है बराबर अगर नहीं होगा, तो वो जो दोनों रेखाएं दी हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होंगी, और उसका एक हल होगा बच्चों। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अभी आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है, ये आपको याद रखना है, इसी से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आगे बहुत सारे, और आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, रेखाएं संपाती हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अनेक हल होंगे जहाँ ये कंडीशन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है बच्चों, तो अगर ये जो है देखिए x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात जो है अगर बराबर हो जाता है ना बच्चों, तो इस दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। संपाती का मतलब मान लीजिए ये सारे पॉइंट हैं, तो ये इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी चली जाएगी, तो इसके अनंत हल हो जाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए ये अनंत जगहों पे तो काट रही है, इस पर कितने पॉइंट बन जाएंगे, तो इसलिए इसके अनंत हल हो जाएंगे रेखाएं, क्योंकि जितनी जगह पे एक दूसरे को काटती हैं उतने ही हल होते हैं। तो ये तो बहुत ही सारी जगह पे काटने लगेंगे, संपाती होंगी। तो हम संपाती का पता कैसे लगाएंगे? इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है बच्चों, एक तो आपका हो गया ये, देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रतिच्छेदित करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि समीकरणों के अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अभी एक और कंडीशन है बच्चों, तीसरा। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है बच्चों कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। जहाँ बच्चों देखिए ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, C1 बटे C2। अब आइए देखिए अगर दो रेखाएं कोई है, ठीक है, ये एक ऐसे है और दूसरी समांतर, रेल की पटरी की तरह बिल्कुल समानांतर चली जा रही हैं, कहीं एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं। अगर वो एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, नहीं काट रही हैं, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इस स्थिति को कैसे पता करेंगे बच्चों? तो देखिए यहाँ पे जो है अचर पद का अनुपात जो है बराबर नहीं होता है यक्स के अनुपात के, x के गुणांक के अनुपात के या y के गुणांक के अनुपात के, किसी के भी बराबर नहीं होगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि ये दोनों रेखाएं, ठीक है, समानांतर हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो ले लीजिए। ये आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इस कंडीशन को आप लोगों को ध्यान रखना है, याद कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि इसी कंडीशन पे ही तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर देखिए A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 हुआ तो क्या हो जाएगा कि उसके एक हल होंगे। A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 हो गया, तो उसके अब वो दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी, उसके अनंत हल हो जाएंगे, अनेक ही हल हो जाएंगे। और अगर A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हुआ तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोगों के अध्याय के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 3A, ठीक है, प्रश्नावली 3A, प्रश्नावली 3A, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? दिया हुआ है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है बच्चों, रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, हल करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि वो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मान लेते हैं बच्चों सबसे पहले, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में भी लिखेंगे कि माना आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु लिखेंगे। अब हम वर्तमान, जो भी हम माना करेंगे वो वर्तमान ही मानेंगे। आफ्ताब की वर्तमान आयु जो है क्या मान लेंगे बच्चों, x वर्ष। ठीक है, और माना आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, अभी दिया क्या है बच्चों कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो दिया है 7 वर्ष पूर्व, क्या दिया है, 7 वर्ष पूर्व जो है मैं तुमसे 7 गुनी, मतलब वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व जब जाएंगे बच्चों, तो अभी वर्तमान में आफ्ताब की x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी बच्चों, x माइनस 7 वर्ष रही होगी, 7 वर्ष पहले जो है। ठीक है, ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के पुत्री की आयु कितनी रही होगी बच्चों, उसकी भी आयु y माइनस 7 वर्ष रही होगी बच्चों। ठीक है, अभी देखिए उस टाइम पे ये कह रहा है कि वो अपनी पुत्री की जितनी आयु है ना, उससे 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो है x माइनस 7 इक्वल टू, अगर हम आफ्ताब की पुत्री की आयु में भी 7 का गुणा कर दें 7 वर्ष पहले, तो ये आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगा। बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगी कि मैंने आफ्ताब की पुत्री की आयु में 7 का गुणा क्यों किया, जबकि आफ्ताब की आयु 7 गुनी है ना। तो यहाँ पे बच्चों इसलिए किया क्योंकि देखिए आफ्ताब की आयु इसकी पुत्री की आयु के 7 गुनी थी, लेकिन हमें आफ्ताब की आयु और इसकी पुत्री की आयु को एक बराबर लाना है। इसका मतलब उसकी पुत्री की आयु को भी 7 गुनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमने इसमें 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, अभी इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में बदल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए x माइनस 7 बराबर इसको 7y और माइनस 49 अंदर गुणा कर लिया इसका। ठीक है, अब y को इधर लेकर आते हैं तो x माइनस 7y हो जाएगा। इस 7 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, इस 7 को इधर ले जाएंगे तो देखिए 7 माइनस x माइनस 7y हो गया। ठीक है, और इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो 49
-49 + 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x - 7y बराबर -42 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। मान लीजिए ये हमारा है समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे करते हैं दूसरे कंडीशन को बच्चों। ठीक है, कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी बच्चों? x + 3। और 3 वर्ष बाद आफ्ताब के पुत्री की आयु, पुत्री, आफ्ताब के पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बच्चों? y + 3। ठीक है, अब यही क्या कंडीशन है कि 3 गुनी रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x + 3 = 3 × y + 3। क्योंकि अभिशाप के पुत्री की आयु में 3 का गुणा क्यों किया? क्योंकि अभिताप की आयु तो ऑलरेडी 3 गुनी है। अगर हम पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो x + 3 बराबर 3y + 9। ठीक है बच्चों, इसका अंदर देखिए गुणा कर दिया हमने। ठीक है, अभी इसको इस साइड लेकर आते हैं। तो x - 3y और 3 को उधर लेकर जाते हैं। तो 3 ये इधर आएगा तो 9 में 9 - 3 हो जाएगा, या x - 3y बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इसका बीज गणितीय रूप। ठीक है, इसका बीज गणितीय। अभी हमें एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो आयु का यहाँ पे अब लिख देंगे हम कि आयु का बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। ठीक है, तो एक तो हमारा ये इक्वेशन है x - 7y बराबर -42, ये इक्वेशन 1 हो गया। और x - 3y बराबर 6, ये इक्वेशन 2। अभी ग्राफी रूप भी तो हमें करना है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं ग्राफी रूप कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लें। हाँ, तो ग्राफी रूप करने के लिए पहले हमें सारणी बनानी पड़ेगी दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्या है हमारा? x - 7y बराबर -42 या x बराबर 7y - 42। अभी बच्चों हम x की कुछ मान लेंगे जिस पे y का मान निकालेंगे। वो x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं ना कि x का ऐसा मान चूज करते हैं जो कि हम ग्राफ पे आसानी से दर्शा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब कोई भी मान ले लेंगे, उत्तर हमारा सेम ही आएगा। तो चलिए अगर x का मान हम लोग देखिए, x का मान -7 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान -7 ले लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं कि -7 बराबर, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ना बच्चों कि इस समीकरण को जो है देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 42 बराबर 7y या y बराबर x + 42/7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग x की जगह पे -7 रखेंगे तो 42 में से 7 घट जाएगा बच्चों, तो 35 बचेगा। 35/7 कितना आ जाएगा? 5। तो y का मान x के -7 के लिए 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ गया। यहाँ पे अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए -7 + 42/7, तो ये हो जाएगा 35/7 बराबर 5। ठीक है, अभी 1 2 कम से कम 3 मान लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें एक रेखा खींचना है तो 3 मान ले लेंगे। तो x का मान अब 0 लेते हैं बच्चों। 0 ले लिया तो यहाँ पे 0, देखिए 7 छिका 42 हो जाएगा। ये 0 अगर होगा तो केवल यहाँ पे 42 + 0 42 आ जाएगा, तो 7 छिका 42। और अब अगला मान ले लेते हैं 7। ठीक है, तो देखिए 42 और 7 49 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 7 आएगा तो 49/7 आ जाएगा, तो 7 × 7 49 आ जाएगा। एक तो हमारी सारणी ये बन गई। अभी हम ऐसे ही एक सारणी बनाएंगे दूसरे इक्वेशन के लिए।
ये लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, अब ऐसी ही एक सारणी हम बनाएंगे बच्चों समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 से। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने 1 ले लिया यहाँ पे, तो x का मान अगर 1 लेंगे तो 1 + 42/7 हो जाएगा, जहाँ 43/7। अब 43/7 भाग करेंगे ना तो वो दशमलव में आएगा, इसलिए हमने अपनी सहूलियत के लिए ऐसे मान लिए जो आसानी से कट जाए। ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा नहीं है कि कोई भी दिक्कत होगी। अब समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, x - 3y = 6। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले से हम लोग सेट कर लेते हैं इसको कि इसको देखिए x - 6 = 3y या y = x - 6/3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग सारणी बना लेते हैं। ठीक है, अभी x का हम सबसे पहले मान ले लेते हैं बच्चे 0। देखते हैं, अगर हम x को यहाँ 0 ले लिया तो y का मान देखिए 0 - 6 कितना हो जाएगा, -6 आएगा, 3 दूना का 6 तो -2 हो जाएगा। अभी x का मान ले लेते हैं हम लोग -3। देखिए तो -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9 -9/3 कितना आ जाएगा, -3। ठीक है बच्चों, और अगला मान ले लेते हैं x का मान 6। ठीक है, तो अगर हम लोग x का मान देखिए 6 लेंगे तो यहाँ 6 - 6 0, तो 0 में किसी चीज़ से भाग दिया जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पे बच्चों कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। तो इधर हम लोग ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ भी बना के देख लेते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ग्राफ तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0 0 होता है पॉइंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला पॉइंट इसका तो -7 है, तो -7 का मतलब x की तरफ माइनस में हमें 7 पॉइंट तक जाना है। देखिए तो इधर माइनस होता है 1 2 3 4 5 6 7 और y पे हमें 5 पॉइंट जाना है प्लस की तरफ, तो 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग ऐसे ऐसे मिलाएंगे बच्चों इन दोनों रेखाओं को, तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए 1 पॉइंट। ठीक है, अब ऐसे दूसरा 0 और 6, x पे तो हमें 0 ही चलना है और y पे चलना है 6, तो हमने एक यहाँ पे ये क्या था -7 5। ठीक है, और 0 6 तो 5 पॉइंट तो चल दिया था, एक यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 0 6 और एक पॉइंट क्या है 7 7, मतलब x पे भी प्लस की तरफ 7 चलना है, y पे भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 6 तो था ही, 7 इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 7। अब इसको हम लोग मिला देंगे बच्चों, ये थोड़ा यहाँ पे आएगा, इसको सीधा कर ले जाएंगे, इसको ऐसे तीनों पॉइंट से हम लोग मिला देंगे एक रेखा, और अभी इसको भी ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, तो 0 -2, देखिए x पे तो 0, y पे -2 पॉइंट 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 -2। अगला है -3 तो इधर x की तरफ भी -3 और इधर भी -3 जाना है। ठीक है, ये देखिए 1 2 2 तो पहले से ही था, 3 और ये है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, और 6 0 x पे 6 पॉइंट चलना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 पॉइंट था, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 0। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी एक और ये रेखा बन जाएगी, थोड़ा सीधा ऐसे मिलाएंगे तो ये सीधी ऐसे रेखा बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ पे निरूपण कर देंगे। अब आप लोगों को एग्जाम में ग्राफ पेपर दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो उस पर आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी समझाई जा रही हैं जिससे कि कोई भी डाउट आप लोगों को ना बचे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है
तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। पढ़ाई वढ़ाई तो कर रहे हो आप लोग, पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही है जो आप लोगों को ज़मीन से आसमान पे लेकर जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ठीक है। 1 तो हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया है, अगर सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे डिटेल में ही बताता रहूँगा बच्चों तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन को ठीक ढंग से आपको समझा दूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हो क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 kg सेब और 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपये है, 60 रुपये है, ठीक है। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 2 kg अंगूर, बहुत तेज़ी से दाम बढ़ गया यार ये तो। 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये, ठीक है। देखिए कितना महंगाई बढ़ रही है, पढ़ाई बहुत मेहनत से कीजिए। 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप, वही पिछला काम बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप दोनों में करना है इसको, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो हल करते हैं इसको। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि माना आपका, देखिए माना सेब का मूल्य इक्वल टू X रुपये, ठीक है। इसी प्रकार अंगूर का मूल्य भी मान लेते हैं कि माना अंगूर का मूल्य Y रुपये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है बाबू, ठीक है। पहला कंडीशन दिया है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, ठीक है। तो दिया है, ठीक है, क्या दिया है 2 kg सेब, ठीक है। 2 kg सेब 2 × X, 1 kg का पर kg है, ये पर kg में हमने माना हुआ है ना, तो 2 kg का 2x हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2x प्लस, देखिए 1 kg अंगूर का y बराबर 60, ये हमारा हो जाएगा समीकरण है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चों की, 1 महीने में 4 kg सेब, ठीक है, यानी 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 300, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अभी देखिए इसको हमें क्या करना है कि बीजगणितीय रूप में तो ये हो गया निरूपण इसका, अभी हमें इसका ज्यामितीय रूप लिखना है, ठीक है। तो ये लिख देंगे कि बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप तो हो गया, ठीक है। और ये 300, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों में दिखाना है। तो बीजगणितीय रूप हमारा हो गया। अभी ज्यामितीय रूप के लिए वही फिर से सारणी बना के, तो मैं सारणी और ग्राफ आपको इस क्वेश्चन का भी बता। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है हमारा 2x प्लस y बराबर 60, ये हमारा दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 2x, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यक्स के, वही है, फिर से ऐसे मान चूज करेंगे जो आसानी से थोड़ा ग्राफ पे हो जाए, कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दशमलव आएगा यार तो हम ही लोग को दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए यक्स का पहला मान हम ले लेते हैं 40। देखिए 40 लेने से हमारा क्या फ़ायदा है कि 40 ले लेंगे
x का तो 40 दूना का 80, 80 60 माइनस 80 कितना बच जाएगा बच्चों? कुछ गलती कर रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन में 160 दिया हुआ है, 60 नहीं दिया है, ठीक है। देखिए ऐसी गलती हो जाती है, ये 160 दिया, तभी कह रहा हूँ इतना महंगा कैसे हो गया यार, एक 160 से, ठीक है। तो ये देखिए 160 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 160, तो ये देखिए 40 लिया तो 40 दूना 80 हो जाएगा, 80 160 में से 80 घटा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मान हम लोग ले लेंगे बच्चों 50 ले लेंगे, तीसरा ऐसे कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए वही 60। 50 का हल करेंगे तो हमारा 60 बच जाएगा, 60 का हल करेंगे तो 60 दूना का 120, 40, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या कर लेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से कर लेंगे बच्चों। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, देखिए 4x + 2y बराबर 300, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + y, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, देखिए बराबर 300, या 2x + y बराबर 300/2, या 2x + y बराबर 150, ठीक है। या y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर 150 माइनस 2x। इसकी सारणी को यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। इसमें भी ऐसी ऐसी वैल्यू लेंगे जो कि आसानी से कैलकुलेट कर चुके हैं x और y के लिए, x और y, ठीक है बच्चों। इसमें पहला मान ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 40, चलिए आप लोग कहते हैं नहीं तो बार बार बदल देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू, तो 40 50 60 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए x का मान अगर हम 40 रखते हैं यहाँ पे, तो 40 दूना का 80, y का मान आ जाएगा हमारा 70, ठीक है। x का मान 50 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा हमारा 50, 50 दूना का 100, 150 माइनस, और ये 60 रखते हैं तो 60 दूना 120, 30 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 0, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है क्या, देखिए 40 80, यानी कि x पे हमें 40 तक जाना है, ठीक है। तो ये देखिए इसको 10 10 का मानते हैं, 10 20 30 40, और ये 10 20 30 40 50 60 70 80, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ काट रहा है, यहाँ, ये हो गया हमारा 40 और 80। इस प्रकार दूसरा है 50 और 60, तो 40 एक पॉइंट और 1 2 3 4 5, 50 हो गया, देखिए 10 20 30 40 50, और 60, 1 10 20 30 40 50 60, इसको आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 50 60, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया, एक ये तीसरी पॉइंट 40 60 और 40 है, तो 50 60 और 1 2 3 4 यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक तो हमारा रेखा ये बन गया, एक रेखा, इसका ग्राफ ही निरूपण बच्चों ऐसे ही करते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को ग्राफ मिलेगा तो इतना सारी लाइनिंग खींचने की ज़रूरत नहीं है, उस पर पॉइंट बनाइए और सीधे आप लोग खींच दीजिए ग्राफ। अब दूसरा ये देखिए 40 और 70 को कैसे दर्शाएंगे, इसी प्रकार x पे जाएंगे 1 2 3 4 40, और y पे जो है 70 ये है, 40 तो ये है और 70 ये वाला आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। 50 50 कैसे जाएगा बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया 50, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा आगे ये देखिए, और 60 30 कैसे जाएगा बच्चों, तो 60 तो हमारा हो गया ये, 30 हो गया ये, तो हमारी ये देखिए बिल्कुल कैसे रेखा जा रही है ये, ठीक है, ऐसी तो जा रही है ये 60 30, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा ग्राफी निरूपण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन को करवा देता हूँ मैं, फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्लास को लेने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 रेल पटरियां, समीकरण दिया हुआ है 2,
इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो फिर आप लोग वही वैल्यू लेकर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तो वही ज्यामितीय निरूपण है, तो आप लोग आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन तो करवा देता हूँ बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप लोग को करने के लिए दे दूंगा, आप लोग करके आइएगा, या कहेंगे तो वो भी करवा ही दूंगा, क्या दिक्कत है। पहला करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी मैंने आप लोगों को एक करवाया। ठीक है, तो इसका जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका अभी तो ये क्वेश्चन ये है, देखिए जैसे वो अंगूर और सेब वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। जैसे 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य दिया है, इससे आप लोग बीजगणित के रूप में बनाकर एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग दूसरा कर लेते हैं। दूसरा थोड़ा सा अलग है तो वैसा ही। देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 का एग्जाम दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के एवं लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, अभी देखिए क्या है बच्चों कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये कुछ नहीं कहा है कि ग्राफ विधि से हल करिए या कैसे हल करिए, तो आप लोग नॉर्मली हल कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको ग्राफ विधि से भी इसको बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या ठीक है, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। ठीक है, तो अभी देखिए दिया है कुल संख्या कितना दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो कुल संख्या का मतलब x प्लस वाई बराबर ये दिया हुआ है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यह दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब y माइनस x बराबर क्या दिया हुआ है 4, ये दिया है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखिए इसको लिख देते हैं कि इसको पहले बीजगणितीय रूप से कैसे हल करेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे। देखिए तो x प्लस वाई माइनस x बराबर 10 प्लस 4 हो जाएगा। ये देखिए ये और ये कट जाएंगे तो 2y, ये प्लस है और ये माइनस है इसलिए कट गया, बराबर 14 या y बराबर 7, y बराबर 7 आ गया। तो समीकरण 1 से ठीक है, तो समीकरण 1 में y की जगह 7 रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 या x प्लस 7 बराबर 10
या x बराबर 10 माइनस 7 या x बराबर 3। ये देख लीजिए आप लोग। तो क्या आ गया हमारा, लड़कों की संख्या x बराबर कितना और लड़कियों की संख्या y बराबर, देखिए x कितना आया हमारा 3 और y 7। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अभी हम ग्राफी विधि से इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, आइए वो भी देख लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा इतना तो हमें करना ही पड़ेगा उसमें भी, ठीक है। अब समीकरण एक वही है कि ग्राफ पे दर्शाएंगे, जहाँ पे वो दोनों रेखाएं काट देंगी वही पॉइंट उसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं कि ये दोनों कहीं पे कट करती हैं, एक दूसरे को भी नहीं करती। चलिए देखिए, तो x प्लस वाई, ये देख लीजिए, पहले समीकरण एक लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण एक लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों y बराबर 10 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अभी लेते हैं हम लोग, ये देखिए x का मान हो गया, y का मान हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग ले लिए x का मान 3 के लिए, देखते हैं y का मान क्या आता है। x का मान 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, तो ये देखिए 7 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार लेते हैं हम लोग समीकरण 2, तो समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारा, y माइनस एक्स बराबर 4 या y बराबर x प्लस 4, ठीक है। तो इसकी सारणी हम लोग बना लेते हैं, सेम वही काम करना है, x और y की वैल्यू लेकर कैलकुलेट कर देना है बच्चों, ठीक है। देखिए तो अभी इसमें हम लोग क्या लेते हैं, देखिए x का मान हम लोग लेते हैं 3, देखिए तो y का मान 7 आ जाएगा, x का मान लेते हैं हम लोग 4 तो y का मान 8, x का मान हम लोग लेते हैं 5 तो y का मान 9। अभी देखिए जब भी इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पे दर्शाएंगे ना बच्चों, तो ये दोनों एक पॉइंट, देखिए दोनों रेखाओं में ये पॉइंट जो है सेम आ गया, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट सेम आ गया, तो ये दोनों रेखाएं इसी पॉइंट पे कट करेंगी, इसी पॉइंट पे कट करेंगी, मतलब इन दोनों समीकरण का हल, एक हल 3,7 हो गया, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 7। तो हमने देखिए y बराबर 7 हो गया, तो x हमने माना हुआ है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझाने का तरीका अगर अच्छा ना हो तो भी कमेंट करके हमें बताइए, तो कुछ किया जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही तो है ये चैनल, ठीक है बच्चों। अभी आइए मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों कि अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरणों में इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो अभी आपको पीछे 3 कंडीशन बच्चों बताई गई थी, तो 5 में 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 दिया हुआ है बच्चों, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इनकी तुलना हम लोग कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये प्लस है यहाँ पे, बराबर 0, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण, देखिए लिखने का तरीका क्या है आप लोगों का कि समीकरण 1 की तुलना, इसको समीकरण 1 कह देंगे और ये समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना
एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो देखिए a1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 5, b1 बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों -4 और c1 बराबर 8, a2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 7, b2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 और c2 बराबर आपका क्या आ जाएगा -9। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे हम a1 बटे a2 क्या निकालते हैं 5/7 और b1 बटे b2 क्या निकालते हैं -4/6। अभी ये दोनों बराबर तो है नहीं। देखिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यही पहली कंडीशन हमने यहाँ पे बताई गई थी। अगर ये होगा अतः ये क्या हल होगा कि इसका एक अद्वितीय हल होगा बच्चों, ठीक है। मतलब इसके केवल एक हल होंगे, ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। अतः समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का a1 a2 b2 ये सब सारी चीज़ें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल कर उनके अनुपात निकाल कर तुलना करके जो शुरू में आपको कंडीशन बताई गई थी उस कंडीशन के हिसाब से देख लेंगे कि किस प्रकार के होंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्न समीकरण युग्मों में से कौन सा संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं, संगत कौन से होते हैं बच्चों। देखिए अगर उसका कुछ न कुछ हल होगा तो वो संगत होंगे, अगर हल नहीं हुआ तो वो असंगत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ न कुछ हल होने का मतलब अभी आपको बताया गया था कि अगर जैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी जिसका कोई हल नहीं होगा, तो उसे असंगत कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसकी भी वैसे ही तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1 बराबर 1, ठीक है, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5 और a2 बराबर 2 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। अभी a1 बटे a2 देखिए, a1 बटे a2 बराबर 1/2 आ गया, b1 बटे b2 बराबर 1/2 आ गया और c1 बटे c2 बराबर 1/2। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों की a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है बच्चों। तो इसके देखिए ये तीनों बराबर हो गए, अतः समीकरण युग्मों के अनंत हल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं संगत हो जाएंगी बच्चों, संगत हो जाएंगी तो उसके अनंत हल आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को बताई जा चुकी है, इसके अनंत हल हो जाएंगे। तो अभी दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में कि अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो आप अब वही है बच्चों की x का कुछ मान लेंगे, y का कुछ मान लेंगे और ग्राफ पे निरूपण करेंगे। चलिए आइए करके दिखा देता हूँ। जैसे समीकरण 1 ले लेते हैं, पहले समीकरण 1 इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2। देखिए तो दिया हुआ हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और ये देखिए
2x प्लस वाई 2y बराबर 10, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो दूसरा ये समीकरण 2, ठीक है। y बराबर 10 या x प्लस वाई बराबर 10/2 या x प्लस वाई बराबर 5। ये दोनों तो इक्वेशन ही एक है तो ऑटोमेटिकली संगत होंगे, एक के ऊपर एक ग्राफ पे दर्शाएंगे तो, ठीक है बच्चों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक लेकर बता देता हूँ, फिर आप लोग इस अध्याय के और क्वेश्चन को हल करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं हल होगा एक क्लास लेकर उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी 2, 3 और 4 क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की तुलना करके, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए रैखिक युग्म संगत है या असंगत है। सेम वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी, तो इसको मैं नहीं करवाता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा जैसा मैंने बताया सेम उसी तरीके से। अगर नहीं हल होगा तो फिर से आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।